यहाँ पे 3 प्रकार के परिवार निवास करते हैं, है ना। क्यों इनकी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है? जैसे एक कहानी बताई हुई है कि यहाँ पे जो परिवार जो है वो कैसे हैं, अतिरिक्त ज़्यादा दो परिवार हैं वो जॉइंट फैमिली में है, और उसके बाद में जब टुकड़े होते जाते हैं परिवार के, यानी कि खेत के जब टुकड़े होते जाते हैं, एक परिवार में जो है वो 3 पुत्र हैं, तो उसमें 3 पुत्रों के फिर बाद में 3 पुत्रों में वह टुकड़ा हुआ, और उसके बाद में जब उनके भी और पुत्र हुए तो उनके भी उस खेत के भी और टुकड़े हो गए, जो रीति रिवाज के अनुसार यह चलता आ रहा है। तो इस परिस्थिति के कारण भी यहाँ पर छोटे किसान और बड़े किसानों की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार की है। इस चित्र के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है सीमांत और छोटे जो कृषक हैं वो 2 हेक्टेयर से भी कम हैं, और मंझले और बड़े जो कृषक हैं वो 2 हेक्टेयर से अधिक है। इसका जो ये वाला पार्ट बता रहे हैं वो ये पार्ट 2 हेक्टेयर से अधिक जो बड़े कृषक हैं उनके पास में ज़्यादा भूमि है, और जो छोटे कृषक हैं जो कि कम भूमि वाले हैं यहाँ पर। और कृषि क्रियाओं की जो संख्या है वह भी कौन लोग करते हैं कृषि क्रियाएं, जो सभी अत्यधिक जहाँ पे सभी प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, लेकिन कृषि की जो क्रिया है वो अधिक की जाती है। तो किसानों में इतने अधिक परिवार भूमि में इतने छोटे प्लाटों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं श्रम की जो व्यवस्था है हमारी, वो कौन करता है? श्रम की व्यवस्था यहाँ पर परिवार के लोग ही श्रम की व्यवस्था के अनुसार वह कार्य संपन्न कर लेते हैं, स्वयं वह कार्य करते हैं। खेती के लिए जो भी श्रम की व्यवस्था है वह स्वयं करते हैं, और मंझले और बड़े किसान जो हैं वो दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाकर भी कार्य संपन्न करते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं जिनके पास में खेत नहीं है, और या फिर जो बहुत छोटे प्लाट हैं जिनके और परिवार से हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों के लिए जो उगाई गई फसलें हैं वो कोई अधिकार नहीं रहता है ना। जो जिस खेत में काम कर रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी का ही अधिकार है, वहाँ पे वह कार्य भी कर रहा है और साथ में वो वहाँ से जो उत्पादन हो रहा है वह खुद यूज़ ले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वह क्या काम कर रहा है, किसान द्वारा मजदूरी की जा रही है। तो उसको इसकी मजदूरी की जो पैसा है इनकम है नगद रूप से मिलती है, या किसी अनाज के रूप में भी मिल सकती है, भोजन भी मिलता है कभी कभी श्रमिकों को। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में से एक दूसरे की कृषि क्रियाओं के द्वारा बुआई कटाई अलग अलग कार्य होता है। ये जो कार्य है ये सभी कार्य इसमें दर्शाए भी जा रहे हैं कि खेत में ये कार्य संपन्न होना, जहाँ पर बीज आदि बिछाया जा रहा है, और फिर बाद में जो है वहाँ पे उत्पादन के आधार पर हल आदि क्रिया भी हो रही है। ये सब जो कार्य हैं वो संपन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार सबसे लास्ट में जो कार्य है वो कटाई का कार्य किया जाता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या फिर जो कटाई चटाई जो है पूरे साल के लिए काम में दे दिया भी जाता है। एक कहानी है छोटी सी, डाला की कहानी बताई गई है कि वह एक दैनिक में काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, और जो डाला जो है वो एक मजदूरी काम करने वाला है। डाला को उसमें से 160 रुपये मिलते हैं खेती हर के लिए, है ना। एक दिन की जो मजदूरी है वो 160 रुपये मिल रही है, उसको 300 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन उसको जो मजदूरी मिल रही है वो 160 रुपये मिल रही है। यहाँ के ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा होती रहती है, वेतन में भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। डाला की स्थिति जो है वो रामकली से अपनी शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक है, जो एक दूसरी व्यक्ति है वहाँ की, उससे अपनी शिकायत कर रहा है। और डाला रामकली दोनों गांव में ही
निर्धनता व्यक्ति में से एक है, यानी कि गरीब परिवार से हैं वो दोनों। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की। हम आवश्यक पूंजी सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है इसमें, जैसे ज़रूरी भी होती है कि श्रम की व्यवस्था हो गई, जो हमने 5-6 चीज़ें पढ़ी उसमें से श्रम की व्यवस्था हो गई, और अब हमारी भूमि की व्यवस्था के द्वारा भी पढ़ा अपने। तो अब हमारी खेत की जो आवश्यकता है पूंजी की व्यवस्था। अत्यधिक जो छोटे किसान हैं पूंजी की व्यवस्था करने में पैसा उधार लेना भी उन्हें पड़ता है। वे बड़े किसानों से या तो गांव के साहूकारों से पैसा मांगते हैं व्यापार करने के लिए, जो व्यापार करने जाते हैं उन लोगों से पैसा मांगते हैं। ऐसे ही जो किसान हैं उनसे कर्ज के द्वारा व ब्याज के द्वारा पैसा लेते हैं। ऊंची दर भी देनी पड़ती है उनको, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट भी सहना पड़ता है। और छोटे और मंझले जो किसान हैं, बड़े किसान खेती से बचत भी रहती है। इस तरह वह अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं और किसानों की बचत भी होती रहती है। नेक्स्ट जो है हमारा कृषि की उत्पादक से बिक्री। उत्पादन हुआ तो हमें उत्पादन के आधार पर उसे और भागों में भूमि की पैदावार हो गई, वह गेहूँ कटाई भी हो गई उसकी, तो अब हमें क्या करना है उसको, वह लोग क्या करते हैं कि बेचने के लिए भाग है कि वह व्यापार के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको उत्पादन को अब बेचने की परिवार कोशिश करता है। यह एक इसी प्रकार एक कहानी है कि उपभोग के लिए कुछ गेहूँ रख लेते हैं और अधिकांश गेहूँ बेच देते हैं, यानी कि अपने जितना उनका उत्पादन हुआ उसमें से वो अपनी खपत के लिए गेहूँ रख लिया उन्होंने, और बाकी जो गेहूँ बचा है उनका उसको वह बेचकर कुछ पैसा कमाने के लिए रहते हैं। सविता और गोविंद के बेटों में जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिकांश गेहूँ होता है क्योंकि वहाँ के कुल उत्पादन बहुत कम है। इनमें से एक बड़ा गाहक परिवार के आवश्यकताओं के लिए भी रख लेते हैं। मंझले और बड़े किसान बाजार में गेहूँ की पूर्ति करते हैं। छोटे जो परिवार है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रख लेते हैं, और बड़े जो परिवार हैं और मंझले परिवार हैं वो उस पूंजी को बाहर बेचने के लिए भी रख देते हैं। बाजार में व्यापार गेहूँ खरीद कर उसे आगे कस्बों व शहरों में दुकानों पर बेच देते हैं। तेजपाल सिंह जैसी कमाई का जो है वो व्यक्ति बाद में पैसों का उपयोग कर वह किसानों से कर्ज देने में भी किया, और उसने कर्ज की आवश्यकता थी तो उसने दूसरों को और भी अधिक, यानी कि किसानों को खेती से जो भी अनाज बचा उसने उसे बाहर बेचने के लिए रखा। कुछ किसान बचत का उपयोग जो है पशु ट्रक आदि खरीदने में भी कर लेते हैं, दुकान खोलने में भी करते हैं, है ना। तो अब अपन गैर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर की जो गैर कृषि क्रियाएं हैं वो भी, पालमपुर की गैर कृषि क्रियाओं में कल पढ़ेंगे।